स्वागत है बच्चों आपका इनकी क्लासेस में। और आज हम क्लास 12 जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के विषय में जानेंगे और अनुगमन वेग क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है पहले इसको समझते हैं। जैसा यहाँ लिखा हुआ है, किसी पदार्थ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन यानी ई नाभिक से दूर होते हैं उन पर आकर्षण बल कम होने के कारण वे अपने परमाणु से अलग होकर पूरे पदार्थ में अनियमित रूप से गति करते रहते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हम किसी एटम की संरचना बनाएं, जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है और परमाणु के नाभिक में क्या रहता है आपका, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके बाहरी कोश में घूमते रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये इसकी कक्षाएं हैं। तो कक्षाएं तो इसकी कितनी भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि भाई परमाणु क्रमांक कितना है इसका, इसके आधार पर। यानी ये थोड़ा सा जो है आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है, रसायन विज्ञान से। तो इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कोश में, सबसे बाहरी कोश में होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है जो इस परमाणु के बाहरी सबसे बाह्यतम कोश में है, तो होता क्या है कि अगर हम इसकी तुलना करें आकर्षण बल से, यानी जो इसका नाभिक है ये इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक, और ये फोर्स जो अप्लाई करेगा वो उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि भाई डिस्टेंस कितनी है नाभिक से। ठीक है बच्चों, यानी जितना अधिक डिस्टेंस होगा उस पर आकर्षण बल उतना ही कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो कूलॉम का नियम ये कहता है कि फोर्स, आकर्षण बल जो होता है वो दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए भाई। जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा, मान लीजिए ये आर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आर मान लीजिए, तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे एफ आपका कम होता चला जाएगा। अर्थात जो सबसे बाहरी कोश पे इलेक्ट्रॉन है उस पर आकर्षण बल कम लगेगा। ठीक है बच्चों, तो यही कारण है जो ये इलेक्ट्रॉन है कि अपनी कक्षा से बाहर, मतलब इसे ऐसा समझिए कि हल्का सा ऐसे एनर्जी मिल जाए तो ये अपनी कक्षा छोड़कर बाहर, यानी परमाणु में ही रहे, मतलब एक तरह से समझ लीजिए धातु जो चालक है उसी के अंदर रहेगा, लेकिन परमाणु से ये बाहर जा सकता है और घूमेंगे उसी चालक के अंदर, उसी धातु के अंदर। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो एक बार फिर से देखिए, किसी पदार्थ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से, भाई ये इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक से अधिक दूरी पर है, तो इस पर आकर्षण बल कम लग रहा है और कम होने के कारण ये परमाणु से अलग, यानी इस एटम से, परमाणु से अलग हो सकता है और अलग होकर पदार्थ में अनियमित रूप से गति करता है। जब ये इस पर अलग हो जाएगा, इस पर आकर्षण बल कार्य ही नहीं करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जिग जैग तरीके से अनियमित रूप से गति करता रहता है। ठीक है, यानी जो इसकी गति है वो एक तरह से सर्कुलर ना होकर, जैसे अन्य इलेक्ट्रॉन करते हैं, अनियमित रूप से धातुओं के अंदर घूमते रहते हैं। ठीक, और जितने भी आपके चालक या धातु होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब के लगभग होता है। और इतनी ज्यादा संख्या होने के कारण ही यही चीज है कि जो आपको किसी चालक में, जैसे हम करंट देते हैं, आवेश देते हैं, तो आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो जाता है। उसका कारण क्या है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी किसी चालक में धारा प्रवाह का जो कारण है वो किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अनुगमन वेग। देखिए, अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग होता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं और इसे v से प्रदर्शित किया जाता है। v का मतलब वेलोसिटी और d का मतलब ड्रिफ्ट। तो अनुगमन वेग को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसलिए इसको सांकेतिक चिन्ह v से रूप से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए इसको समझते हैं, इसमें किस तरह से लिखा हुआ है और इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन से क्या संबंध है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक तो हमने धातु का तार लिया या कोई चालक तार ले लीजिए आप। ठीक, अब चूंकि आप चालक तार ले रहे हैं
तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होगा। मान लीजिए ये आपका जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। और इसको हमने एक बाह्य विद्युत क्षेत्र से कनेक्ट कर दिया, यानी इसे हमने V वोल्टेज दे दिया। अब होगा क्या, इसमें ये वाला जो सिरा है वो आपका प्लस चार्ज हो जाएगा और ये वाला सिरा माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक, क्योंकि धातु लो या चालक लो उसमें आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे सबसे ज्यादा। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अब देखिए ये रहते तो चालक के अंदर ही हैं, लेकिन जब ये परमाणु के बाहरी कोश से निकलते हैं तो इनके स्थान पर कुछ, जहां से ये निकलते हैं वहां क्या बन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है ना। इसको हम समझ लीजिएगा, इसको हम गोल फिगर से दिखा देते हैं इसको, ठीक है। ये जो राउंड फिगर है ये आपका धन आवेश है, और जो एरो वाले हैं ये आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। तो जितने आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही आपके धनावेश भी उपस्थित होंगे, ठीक। और जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनकी जो डायरेक्शन है गति करने की वो भिन्न भिन्न डायरेक्शन में होती है, जिगजैग तरीके से। तो होता क्या है कि जैसे ही हमने इसको चार्ज किया, मतलब इसको हमने आवेश दिया, तो ये पॉजिटिव पार्टिकल क्या करेंगे, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो जब ये जाएंगे तो रास्ते में अन्य कणों से, जो कि धनावेश या ऋणावेश भी हो सकते हैं, अन्य कणों से टकराएंगे और फिर इनके डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर इनका वेग चेंज हो जाएगा। तो ये लगातार कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। और ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, तो जो इसका वेग है, अब किसी एक फिक्स इलेक्ट्रॉन को हम मानकर ये नहीं कह सकते कि हाँ भी जो इसका वेग है वही अनुगमन वेग है। तो हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तो टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई सबका वेग अलग अलग है, तो एक काम करते हैं इसका माध्य निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। तो यही इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग है, क्या है, औसत वेग है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं, और इसे क्या कहते हैं, VD से प्रदर्शित करते हैं। यही आपका अनुगमन वेग है। तो ये चीज समझ में आया आपको। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों, अब हम निकालते हैं अनुगमन वेग का सूत्र यानी फार्मूला, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक चालक तार लिया, ठीक, और जैसा कि आप जानते हैं इसमें आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है जिनकी डायरेक्शन जिगजैग तरीके से है। जब हम इसको V वोल्ट देते हैं तो इसमें धारा I प्रवाहित होता है। ये धारा क्या काम करेंगे, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक औसत वेग देंगे यानी VD, जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं, और यही हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमने ये चालक तार लिया, इसकी लंबाई हमने मान ली L और इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मान लिया हमने A, ठीक। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका एक विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, जिसकी डायरेक्शन आपको इस तरफ दिखानी होगी, क्योंकि जो धारा है वो आपका हमेशा प्लस से माइनस की तरफ चलता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें आवेश प्रवाहित होगा। अब चलिए मान लेते हैं, माना इस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो, यानी हमने मान लिया कि जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसका आवेश कितना है, E है। तब इस आवेश पर लगने वाला जो बल होगा, ठीक है, बल यानी F, इसका क्या मान हो जाएगा, तो E इंटू कैपिटल E। अब आप पूछेंगे ये कैसा आया, तो देखिए हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि जो वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र में संबंध निकाला था, F इजिकल टू क्या आया था हमारे पास, Q इंटू E, ठीक। तो चूंकि हमने आवेश को यहाँ पर Q की जगह E मान लिया, तो यहाँ पर भी हम
क्यू की जगह ई रखेंगे, बाकी फॉर्मूला सेम है आपका, एफ इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि जब हमने इसमें बल निकाल लिया, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गति कर रहा है तो इसका वेग v1 है, और फिर यहां गति करा तो v2, यहां गति करा v3, और यहां गति कर रहा है तो v4, यानी लगातार इसका जो है वेग चेंज हो रहा है। ठीक है, लगातार इसका वेग चेंज हो रहा है, और जब वेग चेंज होता है तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है, त्वरण। अर्थात इसका हम त्वरण निकालने जाएं तो A इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा, F अपॉन m, F अपॉन m। ठीक है, ये कहां से आया, तो न्यूटन का सेकंड नियम कहता है F इज इक्वल टू m इंटू ए, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन m। अब F अपॉन m में हम F का मान रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका, A बराबर E इंटू ई अपॉन m। ठीक है बच्चों, तो ये आपका त्वरण आ गया। यानी हमने देखा कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं और उनका वेग लगातार चेंज हो रहा है तो उसमें त्वरण भी उत्पन्न हुआ, यानी A इज इक्वल टू इसका मान होगा E वेक्टर E अपॉन m। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, हमें, हमने A निकाल दिया, हमने F निकाल दिया। अब हम निकालते हैं जो इसका वास्तविक मान होता है, जिसे हम वास्तविक त्वरण कहते हैं। मतलब त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला ये भी तो होता है, इसे पहले एक समीकरण एक मान लेते हैं। ठीक है, अब त्वरण का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, यानी इसका अंतिम वेग क्या था, प्रारंभिक वेग क्या था, उनका डिफरेंस और समय अंतराल। लेकिन यहाँ पे समय अंतराल में जरा ध्यान देना, यहाँ पर टी के स्थान पर हम लेंगे टो। ठीक है, टो क्यों लिया, क्योंकि टो एक समय है जब दो इलेक्ट्रॉन, देखो वेग कैसे परिवर्तित होता है, जब आपका एक मुक्त इलेक्ट्रॉन दूसरे कण से टकराता है तो क्या होगा, उसका वेग चेंज हो जाएगा। ठीक, तो यानी टक्कर में लगा समय, तो इसे क्या कहेंगे हम, दो क्रमागत। ठीक है, तो क्या है, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय, समय कह दो या समय अंतराल कह दो। ठीक है, तो इसको हमने दूसरे नाम से भी संबोधित किया है, जिसे क्या कहते हैं हम, श्रांति काल। श्रांति काल यानी दो टक्करों के बीच जो समय लगा वो टो है, और इसको हम अन्य नाम से जानते हैं श्रांति काल से। तो यानी इसका फॉर्मूला क्या बना, देखो है तो ये टाइम ही, A इज इक्वल टू डेल V अपॉन तो क्या है, समय ही तो है। यानी आपका जो फॉर्मूला है वो अपनी जगह ठीक है, वेग परिवर्तन बटा समय, लेकिन समय कौन सा लगा, दो क्रमागत टक्करों के बीच। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब टक्कर हो रहा है तभी तो इसका वेग परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, अब आ जाइए आगे, A इज इक्वल टू डेल V अपॉन तो। अब जरा यहाँ ध्यान देते हैं, या एक काम कीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। चलिए, तो यहां ध्यान दीजिए, A इज इक्वल टू डेल V अपॉन टो, ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका था। अब डेल V का मान रखते हैं। देखिए, प्रारंभिक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग क्या था, तो इसको हम आरंभिक अवस्था में क्या कह सकते हैं, शून्य वेग। लेकिन जैसे जैसे टकराया और इसका वेग परिवर्तित हो गया, और अंत में क्या हुआ, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो हमने इसे दिया बाह्य सोर्स से, इसके कारण इसका एक नियत औसत वेग आ गया, जिसका मान कितना है, VB। तो ये VD क्या है, इसका अनुगमन वेग। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो लास्ट वेग होगा वो तो हो गया इसका अनुगमन वेग, और जो प्रारंभिक वेग है वो हो जाएगा आपका शून्य। तो फॉर्मूला क्या बना, ए का अंतिम वेग यानी VD, और माइनस प्रारंभिक वेग यानी शून्य, और अपॉन समय अंतराल यानी टो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ए बराबर हो गया आपके पास VD अपॉन टो। ठीक है बच्चों, वो सिंपल सा फॉर्मूला बनाया हमने, A इक्वल टू VD माइनस 0, यानी अंतिम वेग VD हो गया, और प्रारंभिक वेग जब स्टार्ट कर रहा है तो वो शून्य होगा, और इनमें जो दो टक्करों के बीच समय लगा जहां से वेग परिवर्तित हुआ वो है आपका टो, यानी समय अंतराल में आ गया टो। अब देखिए, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर
फर्स्ट है और इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। दोनों ही ए के फॉर्मूले हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 इज इक्वल टू समीकरण 2। ठीक है, तो जरा मान रखिए इसमें। अब हम इसमें लिख सकते हैं वी डी अपॉन टो, और यहां पर क्या आया था हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में, ई इंटू वेक्टर ई अपॉन एम। ठीक है, एम क्या है, तो एम इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। यहां से हम वीडी निकालते हैं सीधा, तो वीडी यानी अनुगमन वेग बराबर क्या आ जाएगा, टो की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, हो जाएगा आपका ई वेक्टर ई इंटू टो अपॉन एम। ठीक, अब चूंकि हम जानते हैं क्या, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है V अपॉन डी। डी के स्थान पर हम L लेंगे, क्यों, क्योंकि चालक तार की लंबाई कितनी है, L। जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इतनी ही दूरी तो तय करेगा, तो इसलिए यहाँ पर D के स्थान पर हम क्या लेंगे, L, यानी V अपॉन L। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था वेग प्रवणता वाले चैप्टर में, यानी वहां से हमने निकाला था वेक्टर ई यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में क्या संबंध आता है। ठीक है, तो वेक्टर ई इक्वल टू वी अपॉन एल। अब चूंकि ई का मान ये आया, तो इसको उठाकर हम इस इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं, तो क्या बनेगा, वी डी इज इक्वल टू ई कैपिटल वी यानी वेक्टर ई के स्थान पर आ गया, और अपॉन में आ जाएगा आपका एम और ये एल। ठीक है, तो ई के स्थान पर हमने वी अपॉन एल रख दिया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया। ठीक, तो ये था आपका अनुगमन वेग का सूत्र का फॉर्मूला। तो इस तरह से निकालते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। आप इसे एक बार रिवाइंड करके देखें स्टेप बाय स्टेप, तो बहुत इजी है और बहुत आसान तरीके से इसको समझाया गया है। ठीक, आशा है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।